Hello everybody, my name is Kirti and I am your biology educator at Nocturnals। तो as we all know कि हमने लास्ट की जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड हाफ ऑफ द पोर्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक कवर कर लिया था। ओके, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमने पोर्शन ख़त्म किया है वहाँ पे मैंने आपको हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, आपके हार्मोन सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स को कैसे रेगुलेट करते हैं। ओके, तो मैंने वो पोर्शन नहीं बताया है, तो वो पोर्शन भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ओके देन तो फिर सबसे पहले वही पोर्शन स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके बाद में आगे जो बचा हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है हम उसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, उसके लिए आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से GnRH नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है विच इज़ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH विच इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ये दोनों ही हार्मोन्स जाकर के जो आपका FSH है वो जाकर के आपके सर्टोली सेल्स पे काम करते हैं। सर्टोली सेल्स जो आपके जर्म सेल्स के साथ में आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉलमिनार लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे जर्म सेल्स को। ओके देन उसके बाद में यहाँ पे जो लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स जो हैं वो आपके हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एंड्रोजन्स रिलीज़ करते हैं एंड मेनली आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं। इन पे काम करता है हमारा LH विच इज़ योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मिलकर के, ये दोनों सेल्स यानी कि FSH और LH मिलकर के आपके सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स पे काम करते हैं और इनके रेगुलेशन का जो भी प्रोसेस है इनके ऊपर डिपेंड करता है। देन ये दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ख़त्म हो जाता है। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, देन उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्राइमरी पार्ट, एक्सेसरी पार्ट, सब सारी चीज़ें हार्मोनल पोर्शंस भी कवर अप कर लिया है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने यहाँ पे यूट्रस जो प्राइमरी पार्ट्स हैं, जो सेकेंडरी पार्ट्स हैं, ओवरीज, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना, मेमोरी ग्लैंड एंड देन यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं oogenesis। तो जैसे कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वैसे ही फीमेल्स में oogenesis होता है। मेल्स में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वैसे ही जब फीमेल्स में फीमेल गमीटोफाइट यानी ओवम का प्रोडक्शन होता है, मैच्योरेशन होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म, बट इट इज़ नॉट सिमिलर इन वुमेंस में यहाँ पे हमारे पास में एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, जब हम मदर के वूम में होते हैं, फीटल स्टेज से ही हमारे अंदर oogonia का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और आफ्टर बर्थ कभी भी न्यू oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, हमारे जब हम फीटल स्टेज में होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मिलियंस ऑफ oogonia का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें से आफ्टर बर्थ काफ़ी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं एंड 60,000 to 80,000 oogonia ही पर ओवरी रह जाते हैं एंड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑल्टरनेट ओवरी से हमारे पास में ओवम रिलीज़ होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर जनवरी में लेफ़्ट साइड से हुआ है तो फरवरी में फिर राइट साइड से आपके ओवम्स रिलीज़ होंगे। ओके, तो अब oogenesis में क्या होता है हमें पता है, आफ्टर बर्थ न्यू oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 फीमेल्स रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाती हैं, देन उसके बाद में वो अपने खुद के बेबीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकती हैं। ओके देन oogenesis में यहाँ पे आफ्टर बर्थ oogonia से और oogonia का फॉर्मेशन होता है एंड देन उसके बाद में प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocyte तक यहाँ पे आपका कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है, 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट है। देन उसके बाद में अब यहाँ पे होता है meiosis 1। meiosis 1 में यहाँ पे आपके सेकेंडरी oocyte बनते हैं और एक पोलर बॉडी बनती है। यहाँ पे जो इक्वल, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन हो रहा था, एक स्पर्मेटेड से हमारे पास में एक सेकेंडरी oocyte से हमारे पास में 2 स्पर्मेटेड्स बन रहे थे और 2 स्पर्मेटेड से टोटल 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे इक्वल डिवीजन हो रहा था, लेकिन पर यहाँ पे जो oogenesis है वहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पे हमारे पास में एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। ओके देन ये पोलर बॉडी जो है वो आगे चल के डीजेनरेट हो जाती है एंड सेकेंडरी oocyte जो है जब वो रिलीज़ होता है, मैं एक बात और बता दूं, जब आपका ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल
रप्चर होता है और वहाँ से हमारा ओवम नहीं रिलीज़ होता है, वहाँ से हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है। हमारा ओवम का फॉर्मेशन तब होता है जब फेलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे आपका स्पर्म आकर के उसके साथ में फ्यूज़ करता है, ओवम के साथ में फ्यूज़ करता है, एंड देन उसी टाइम पे हमारा जो ओवम है, हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में डिवाइड करता है फिर से, एंड देन वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और आपका जो सेकेंड पोलर बॉडी है, आपकी कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, यहाँ पे आपकी 2 लेयर्स आती हैं जो सेकेंडरी oocyte पे रहती हैं। इसी में जा कर के हमारा जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है वो डीजेनरेट हो जाता है और आगे ओवम जो है स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर oogenesis। ओके तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, MCQs में बहुत बार पूछ लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास में फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके फॉलिकल जब रप्चर होते हैं वहाँ से आपका ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte निकलता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर oogenesis और बाकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।